असल पर इसको क्या हो गया? आज ये सब कहाँ चले गए? ऐसा तो नहीं वहाँ गई हूँ। नहीं वहाँ चलो पढ़ा दे, थोड़ा स्टार्ट कर दे चैप्टर, तो कल फाइनल हो जाएगा कम से कम, है ना? देखो, जो हमारा अगला चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखो, सबसे पहली बात हमें इस चैप्टर में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तरंग किसे कहते हैं। तरंग क्या है? तो तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या हलचल है। किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या हलचल है। जैसे हमने यहाँ बोला तो इस कमरे में आवाज़ गूंज रही है। क्यों गूंज रही? क्योंकि जब हमने बोला तो ये जो हमारी ऊर्जा निकली, ध्वनि ऊर्जा, इसके मार्ग में जो वायु के कण पड़े, है ना, तो इन कणों को क्या मिल गई? ध्वनि ऊर्जा मिली, जिसके कारण ये कंपन करने लगे और यही कंपन किसी भी व्यक्ति के कानों तक क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं और हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो कुल मिलाकर तरंग हलचल है, वही बताया जा रहा है। किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ किस तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या हलचल है ना, जो बिना अपना स्वरूप बदले एक समान वेग से आगे बढ़ती। एक समान वेग से क्या होती है बेटा? आगे बढ़ती है। ठीक। तरंगे दो प्रकार की होती है, समझ गए परिभाषा? ये बिना स्वरूप बदले, मतलब जो रूप की तरंगे हैं वो उसी रूप में रहेंगी, वो अपना रूप नहीं बदल सकती। तरंगे दो प्रकार की होती, जैसे यांत्रिक तरंग, है ना, और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होते हैं यांत्रिक तरंगे? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। और वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यांत्रिक तरंगों का उदाहरण जैसे ध्वनि तरंगे, इनके लिए माध्यम चाहिए, हवा चाहिए, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए, जैसे रेडियो तरंगे, है ना। जैसे हमारे सैटेलाइट काम कर रहे हैं तो ये रेडियो तरंगों पे काम कर रहे हैं। बीच में कहाँ, स्पेस में, अंतरिक्ष में कहाँ पर कुछ है? कुछ नहीं है, फिर भी आती है कि नहीं? तरंगे आती हैं। तो ये होती है तरंग के इंट्रोडक्शन। तो तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ या जो माध्यम में बिना अपना स्वरूप बदले एक समान वेग से आगे बढ़ती है। अब तरंगे कितने प्रकार की?
वे तरंगे, हमने शॉर्ट कर लेगी ताकि आपको हिट कर जाए परिभाषा, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे, और वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। समझ आ गई बात। अब हम आपको बताएं जो तरंग है ना बेटा, जो तरंग है उसके विषय में जो सबसे पहली बात आई सामने, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग, क्योंकि हम इस चैप्टर में विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले इसमें मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पढ़ते हैं। ये जो आने का सबसे बड़ा चांसेस है वो इस चैप्टर का, ये मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। ठीक, तो वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया सन 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में मैक्सवेल ने बताया कि जब किसी परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, जब किसी परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से क्या करती है बेटा, बदलती है, चेंज होती है ना, तो जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। तो जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। ठीक, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। इन तरंगों को कौन सी तरंगे बेटा, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक, इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र, वैद्युत और व चुम्बकीय क्षेत्र दोनों परस्पर, है ना, दोनों परस्पर व तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। देखो सिद्धांत बड़ा है इसलिए अच्छे से सीखो। सन 1865 ईस्वी में वैज्ञानिक किसने, मैक्सवेल ने बताया कि जब किसी परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में क्या होने लगती है, संचित। तो जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में संचित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं तरंगों को हम कौन सी तरंगे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं दोनों परस्पर तरंग संचरण परस्पर एवं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। मतलब खुद तो लंबवत होते ही हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब प्रश्न आया सर जी, हाँ चल रहा था तरंग, यहाँ विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र कहाँ से आ गया। तो मालूम है जहाँ कहीं आवेश होता है वहाँ हर समय क्या बना रहता है, वैद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता है। और जहाँ पर आवेश गतिमान हो जाए, है ना, वहाँ पर एक और क्षेत्र बन जाता है, वो कौन सा, चुम्बकीय क्षेत्र। अर्थात जहाँ पर गतिमान आवेश है वहाँ वैद्युत क्षेत्र भी रहता है और चुम्बकीय
क्षेत्र भी रहता है। आवेश के होने से वैद्युत क्षेत्र रहता है और आवेश के गतिमान होने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर बताया गया ना, जब किसी परिपथ में धारा, तो धारा क्या है, आवेश प्रवाह। तो धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, मतलब कहीं ना कहीं आवेश बहुत तेजी से क्या है, गतिमान है। तो क्या यहाँ पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा? तो वही चीज़ बोली जा रही, उच्च आवृत्ति से बदलती है, जो उसकी ऊर्जा होती है ना, वो तरंगों के रूप में क्या होने लगती है, संचित। इन तरंगों को हम इन तरंगों के संचरण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना, दोनों आपस में भी और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक, अब हम इसको बाई फिगर बनाएं, समझाएं, समझना अच्छे से। देखो, ये जो एक्स अक्ष है ना बेटा, इस अक्ष पर तरंग का संचरण हो रहा है। ठीक, ये हमारी कौन सी अक्ष है, वाई, और ये हमारी कौन सी। अब आपको बता दें, यदि कोई चीज़ नीचे आएगी इसके सीधे में, तो ये वाई डैश मानी जाती है। क्यों बेटा? इसके पीछे कोई सीध में चला जाए तो कौन सी होगी, जेड डैश। याद रखोगे ना इस बात को। अब सुनो, अब होता क्या है, इसमें एक नहीं बल्कि कितने क्षेत्र बनते हैं, 2 क्षेत्र हैं। अब वो क्षेत्र कैसे, देखो ध्यान देना, ये आपका वैद्युत क्षेत्र, जैसे जैसे आवृत्ति बदलेगी वैद्युत क्षेत्र का मान धीरे धीरे करके क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे करके क्या होगा, कम होगा। और जिस क्षण वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा होगा उसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि दोनों क्षेत्र एक ही समय बनेंगे। समझ लो ना, लेकिन तुम ध्यान दे रहे हो ना, दोनों की अक्षे अलग अलग हैं। ठीक, अब तुम सोचो, जिस क्षण वैद्युत क्षेत्र अपने पीक वैल्यू पर होगा उसी क्षण तो चुंबकीय क्षेत्र भी अपने पीक वैल्यू पर होगा। अब मान लो ये अक्ष बदल भी दे, मान लो ये जेड अक्ष पे, तिरछा आने का मतलब समझ लो, वैद्युत क्षेत्र किस अक्ष पे आ जाए, जेड अक्ष पे आ जाए। समझ लो ना मेरी बात, जेड के पीछे जेड डैश होता है ना। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी अपनी अक्ष बदल देगा। समझ लो, अब ये किस अक्ष पे हो जाएगा, ठीक, ये यदि जेड पे हुआ तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वाई अक्ष पे हो जाएगा। समझ लो ना मेरी बात को। तो इस फिगर का मतलब क्या होता है, इस फिगर का मतलब ये होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है ये अक्ष बदलते रह सकते हैं, लेकिन एक अक्ष पर एक ही चीज़ होगी। जैसे तरंग का संचरण किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष पर, चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष पर, है ना। और यदि वैद्युत क्षेत्र जेड अक्ष पर है तो चुंबकीय क्षेत्र किस अक्ष पे होगा। ठीक, और जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जिस क्षण वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, उसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा। ये फिगर ये दिखा रहा है। ठीक, क्या नियम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या बेटा, गुणों के बारे में। अब देखिए, इसके गुण बहुत होते हैं। हम स्कूल में छोटे छोटे आसान तुम पढ़ लेते हैं, हमको लगता है, जबकि इसके बहुत गुण हैं और उन्हीं गुणों से सवाल लगना है। जैसे पहला गुण, यह तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं, आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आवेश गतिमान नहीं होगा तेजी से, तब तक ये तरंगे कभी भी उत्पन्न नहीं होंगी। ठीक, दूसरा गुण, या इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इन तरंगों के संचरण के लिए
है ना, किसकी बेटा, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये इनका दूसरा गुण है। ठीक, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक, तीसरा क्या गुण है बताओ। तीसरा गुण है इसका, ये तरंगे प्रकाश की चाल से, ये तरंगे किसकी चाल से बेटा, ये तरंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी बेटा होती है, c, जिसका मान किसके बराबर होता है, √μ0 और एप्सिलॉन। प्रूविंग कराई ना। ये तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं, ये इनका तीसरा गुण है। इनका चौथा गुण सुनो जो वहाँ लिखा है ना, यदि ध्यान सुना, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं, है ना, लेकिन इनका कलांतर 90 डिग्री होता है। ये जिस क्षण ये बढ़ रहा होगा उस क्षण ये बढ़ेगा, जब ये अपने मैक्सिमम पर होगा तब ये मैक्सिमम होगा, जब ये न्यूनतम पर होगा न्यूनतम पर होगा, तो ये समान कला, लेकिन इनकी अच्छे 90 डिग्री पर है। इसलिए इस पे बोलेंगे कि इसमें वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, है ना, लंबवत होती हैं। वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होती हैं, किंतु है ना, इनकी कला, है ना, इनकी कला समान होती है। समझ गया ना, कोई दिक्कत है क्या, ये लंबवत हो लेकिन कला क्या होती है, समान होती है। अब इसके बाद इसी में माना जाता है कि माना तरंग का संचरण x अक्ष पर, ठीक बेटा, तथा वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर बेटा, y अक्ष पर, एवं चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष पर हो। चुंबकीय क्षेत्र किस अक्ष पर हो बेटा, z अक्ष पर हो, ध्यान देना, अक्ष पर हो। यदि ऐसा हो जाए तो अब क्या होगा बेटा बताओ, इन पे z अक्ष पर हो तो इसकी जो इक्वेशंस है, आपने प्रगामी एक चैप्टर होता है वेव्स का है, ये y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, ये प्रगामी इक्वेशंस हैं। आपके दोस्तों जी प्रगामी इक्वेशन क्या होती है, एक्चुअल में जो आप लोग अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य पढ़ते हो ना, ये एक प्रगामी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य। ये जब माध्यम में आगे बढ़ती है ना बेटा, प्रगामी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे मान लो जो कंपन लंबवत होते हैं, तो उनका ये विस्थापन समीकरण होता है। ये फर्स्ट ईयर में इक्वेशंस होती है, जहाँ a अधिकतम विस्थापन और y विस्थापन है। इसी तरह ध्यान से देखा जाए तो ये जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये लंबवत कंपन कर रहे हैं, मतलब ये किस रूप में चल रहे हैं, अनुप्रस्थ रूप में चल रहे हैं, और अनुप्रस्थ के लिए वो इक्वेशन लगती है। तो यदि वो इक्वेशन लगे तो बताइए जरा वैद्युत क्षेत्र के लिए वो इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि हमने ये माना है कि वैद्युत क्षेत्र किस अक्ष पे है बेटा, y अक्ष पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, EY। अब तुम बताओ वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान कितना है बेटा बताओ, E0 है, साइन ओमेगा t माइनस का kx। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो याद रखना इसका मतलब होता है तरंग x अक्ष की धन दिशा में चल रहा है, और यदि यहाँ बीच में प्लस आ जाए कभी, प्लस का x, तो इसका मतलब तरंग x अक्ष की ऋण दिशा में। तो यदि ऋण है तरंग x अक्ष की किस दिशा में बेटा, धन दिशा में, और यदि क्या है प्लस है तो तरंग x अक्ष की ऋण दिशा में होगी। ठीक, अब यहाँ E0 क्या है, जैसे वहाँ पर A क्या है, अधिकतम विस्थापन है, तो यहाँ पर भी E0 जो होगा
वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक बेटा, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। इसका दूसरा नाम भी है वैद्युत क्षेत्र का सदिश आयाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, आयाम का मतलब अधिकतम मान। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी तुमसे यहाँ पर ही पूछ लिया जाए कि इसका वैद्युत क्षेत्र का एक्स अक्ष पे और जेड अक्ष पर मान कितना होगा, तो एक चीज़ एक ही अक्ष पे रह सकती है। तो यदि इसका एक, जब हम कह रहे हैं कि तरंग का संचलन किस अक्ष पे हो रहा है, एक्स अक्ष की धन दिशा में हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे हमें फिर वैद्युत क्षेत्र की प्राप्ति और ना ही किस अक्ष पे प्राप्त होगी, जेड अक्ष पर, क्योंकि जेड अक्ष पर क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, बताओ हमें, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा। अब जैसे क्योंकि यहाँ दोनों क्षेत्र बनेंगे बेटा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन होगी बेटा, वो बी जेड बराबर क्या होगी बेटा, बताओ, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का कितना, के एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब सोचने वाली बात है, जैसे वहाँ पर ई नॉट क्या है, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ बी नॉट क्या होगा बेटा, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र है, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश आयाम। और जब तक तुम ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे ना बेटा, तब तक तुम्हें इस चैप्टर के एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, क्योंकि ये नॉर्मली स्कूल में हम 2-3 आसान वर्ड लिख लेते हैं यहीं तक, तो हमें लगता है कि हमें आ गया, जबकि न्यूमेरिकल तो इसी से लगने सब। अभी एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही तुम्हें, क्या, ओमेगा और के, है ना। ओमेगा क्या है, तो आपको बता दें, यहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और जिसका फार्मूला ओमेगा बराबर वही 2 पाई एफ, कोणीय आवृत्ति। ठीक, फिर तुम्हें ये, अब तुम ही जानते हो इसका मात्रक रेडियन बटे क्या होता है, सेकेंड। ठीक, कोणीय वेग का, है ना। अब इसी में एक चीज़ और दिख रही तुम्हें, क्या, के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और इसका मात्रक होता है रेडियन बटे मीटर। और के क्या है बेटा मालूम, संचरण नियतांक, संचरण नियतांक बोलते हैं। और आपको बता दें ओमेगा और के का अनुपात क्या होता है, 2 पाई एफ बटे 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये एफ लैम्डा क्या, आवृत्ति गुणते तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होती है, चाल, आवृत्ति गुणते तरंग दैर्घ्य बराबर। और क्योंकि रेडियो तरंगे नॉर्मली किस चाल से चलती है बेटा, बताओ, प्रकाश की चाल से, तो कभी v की जगह c भी हो सकता है, कभी c की जगह, कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा और k का अनुपात चाल को दिखाएगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर v और c की बजाय हम क्या लिखे दे रहे हैं बेटा, चाल, क्योंकि आवृत्ति गुणते तरंग दैर्घ्य क्या होती है बेटा, चाल। कितने गुण हुए, ये चौथे गुण में सारी डिटेलिंग आ गई। अब आ जाओ पांचवा गुण। पांचवा गुण ये बताया गया है कि निर्वात में जब ये तरंगें चल रही होंगी, तो इसके किसी भी बिंदु पर, निर्वात के किसी बिंदु पर, ध्यान देना, निर्वात के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है, वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो, एक्स अक्ष पर इसका मान 0 होगा और वाई अक्ष पर भी इसका मान, क्योंकि एक अक्ष पर केवल एक चीज़ ही होगी। जैसे तरंग का संचलन किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पर है, वैद्युत क्षेत्र किस अक्ष पे है, वाई अक्ष पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र किस अक्ष पे होगा, जेड अक्ष पर। तो ये भी बोला गया कि निर्वात के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात जो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक, जो छठा गुण होता है, क्योंकि अच्छा ये बताओ, हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पर मान बहुत तेज़ी से बदल रहा हो तो वहाँ आरएमएस वैल्यू ली जाती है, ली जाती नहीं ली जाती। तो यहाँ जो ई है ना, ये एक्चुअल में ई आरएमएस है, क्योंकि इसका मान परिपथ में बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और ई आरएमएस होगा तो ई नॉट बाई कितना होना चाहिए बेटा, इसी तरह बी बराबर क्या यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए, बताओ, बी आरएमएस, जो बी नॉट बाई क्या होना चाहिए। तो अतः इससे यदि पता लगाए तो ई बटे बी का अनुपात सी होता है, तो फिर ई नॉट बटे √2 बटे बी नॉट बटे √2 बराबर सी, मतलब काट दिया। तो बताओ ई नॉट बटे बी नॉट बराबर क्या होगा, सी,
है ना। तो एक गुण तो यही है कि निर्वात के किसी बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता और चुंबकीय छेद की तीव्रता का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और एक गुण ये भी है कि वैद्युत छेद के सदिश आयाम और चुंबकीय छेद के सदिश आयाम के अनुपात भी प्रकाश की चाल के बराबर होता है। क्या इतने गुण समझ आए? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अन्य गुणों में अन्य गुण भी हैं इसके, जैसे कौन सा गुण इसका एक और है बड़ा पॉपुलर है, कौन सा कि कितने गुण हो गए? 5 और 6। सातवां गुण है वैद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व। वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या बेटा? ऊर्जा घनत्व। वैद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 E² होता है। याद करो, धारिता वाली प्रूविंग पढ़ाया गया है ना, ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व ये होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो ऊर्जा घनत्व होता है बेटा, वो UB बराबर 1/2 B² होता है। और औसत ऊर्जा घनत्व जो होगा, है ना बेटा, औसत ऊर्जा घनत्व जो होगा U बार बराबर UE प्लस UB होता है। अब ठीक है, इसकी प्रूविंग तो धारिता में हम लोग पढ़ लिए होते हैं, है ना, लेकिन ये से ये कैसे हो गया, है ना? ये तो ठीक है, इसकी प्रूविंग है, बाकायदा धारिता वाले चैप्टर में रिटर्न में होती है, लेकिन इसकी प्रूविंग कोई नहीं है। हाँ, ये भी समझ में आ गया कि दोनों को जोड़ दिया गया है। अब हम आपको इसको विशेष में इसकी प्रूविंग समझा रहे हैं, सुनना और समझना अच्छे से। ये विशेष में अलग से इसकी प्रूविंग बता दे रहे हैं, ये गुणों के अंतर्गत नहीं आता, हम तुम्हें बता दे रहे हैं आया कहाँ से। देखिए, आया ऊर्जा घनत्व का मेन फार्मूला यही था, ठीक, ये था। कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा कि E बराबर होगा B इंटू क्या C, क्योंकि E/B बराबर क्या है C, तो E बराबर कितना होगा BC। कहीं ना कहीं हमने C बराबर अभी पढ़ा था, अंडर रूट के अंदर μ0 और ε0 पढ़ा, तो फिर E बराबर B/C की जगह μ0 और ε0 उठा के E का मान रख दे। तो बताओ U बराबर 1/2 ε0 B/μ0 ε0 का क्या बेटा बताओ? होल ऑफ स्क्वायर। हल कर दो बेटा, क्या बनेगा बेटा बताओ? B² μ0 ε0 काट दिया, तो बताओ U बराबर 1/2 B²/μ0 आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो प्रूविंग नहीं है, जो पीछे सूत्र पढ़ के आया उसी से ये बना है। एक और बात, 8वें गुण में कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा है कि E बराबर अभी मैंने बताया कि E0 क्या होता है √2, B बराबर क्या होता है B0/√2, तो E बराबर कितना होगा 1/2 ε0 E की जगह, तो कितना होगा E0 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बेटा 4 ε0 E0²। और UB बराबर कितना होगा इसी तरह 1/4, क्यों बेटा B0² अब U बार बराबर इसी तरह क्या होगा UE प्लस UB। अब तुम्हें ध्यान देना है कि सवाल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है, तो 1/2 लगाना है, जबकि वैद्युत क्षेत्र के आयाम से ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है, तो 1/2 की जगह कितना लगाना है 1/4 लगाना है। इट इज़ क्लियर? इस समय बोर्ड में जितनी चीज़ लिखी है, हमने इसलिए एज नहीं की, जितनी चीज़ लगी है, एक भी आंसर, एक भी चैप्टर का कोई भी सवाल इतनी लिखी हुई चीज़ से बाहर नहीं जाएगा। सवाल कहीं का होगा, ये पूरा बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ से ही सवाल लगना है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। जहाँ जहाँ इस जितना कुछ लिखा है इसी से सवाल लगना है।
ठीक। अब आप लोग जब इससे डीपली इस चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर न्यूमेरिकल इसके कैसे सॉल्व होंगे, है ना। तो ये कंडीशंस आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम का पहले मतलब क्या होना चाहिए? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य का समूह, तरंग दैर्ध्यों का समूह। ठीक। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? सूर्य से आने वाली तरंग दैर्ध्यों का क्रमित समूह, तरंग दैर्ध्यों का क्रमित समूह, क्रमित समूह जिसमें तरंग दैर्ध्य, इस प्रकार विलीन होती हैं कि इनके मध्य कोई पृथककारी रेखा नहीं खींची जा सकती। उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ आई बात? देखिए हमारा जो सूर्य है ना, ये हमें बहुत प्रकार की क्या देता है? तरंगे देता है, बहुत प्रकार की, सभी प्रकार के समझो देता है। और ये क्रमित रूप से होती है। मतलब अब ये क्रमित समूह का मतलब क्या है? एक्चुअल में इसमें वेवलेंथ की एक क्रम है, समझो, तरंग दैर्ध्यों की एक क्रम है। और ये तरंग दैर्ध्य इस प्रकार विलीन होती है कि इनको हम अलग भी नहीं कर सकते। अब ये 7 रंग आ रहे हैं लेकिन इस तरह से विलीन है कि हमको अलग अलग दिखाई नहीं दे सकते। तो वही बताया, सूर्य से आने वाली तरंग दैर्ध्यों का क्रमित समूह जिसमें तरंग दैर्ध्य इस प्रकार विलीन हो कि इनके मध्य कोई पृथककारी रेखा ना खींची जा सके, उसे ही हम लोग विद्युत चुम्बकीय क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इट इज़ क्लियर? ठीक। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम। अब सुनना, दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है? सूर्य से आने वाला, है ना, सूर्य से आने वाला वह स्पेक्ट्रम जिसमें बैगनी से लेकर लाल रंग की, है ना बेटा, बैगनी से लेकर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य उपस्थित हो। बैगनी से लेकर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या हो बेटा? उपस्थित हो। उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसे हम लोग ये नाम जानते हैं, विबग्योर। क्यों बेटा? इसमें सबसे कम बैगनी की और सबसे ज़्यादा लाल की होती ना। तो एक क्रमित समूह तो हुआ है कि नहीं? बढ़ता हुआ क्रम है ये, जिसमें सूर्य से आने वाला वह स्पेक्ट्रम जिसमें बैगनी से लेकर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक बेटा। दूसरा होता है बेटा अदृश्य स्पेक्ट्रम। क्या होता है? अदृश्य स्पेक्ट्रम। अब सुनना, अदृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है ये सुनो। जब वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोमीटर की खोज कर ली, स्पेक्ट्रोमीटर जिससे स्पेक्ट्रम दिखाई दे, तो उच्च क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर, उच्च क्षमता वाले क्या बेटा? स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर, उच्च क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर इसमें बैगनी से नीचे, मतलब बैगनी से कम, और लाल से क्या बेटा? ऊपर कई तरंग दैर्ध्यों का विस्तार है। तरंग दैर्ध्य का विस्तार है जो
साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, है ना बेटा, जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। ये दृश्य तो हमें दिखता है ना, 7 रंग कभी कभी देखो पटरी से कहीं देखो तो दिख भी जाते 7 रंग, है ना, लेकिन ये साधारण आंखों से दिखाई ही नहीं देता। इसे क्या कहते हैं बेटा? अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या क्लियर हुआ? उच्च क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर से क्या, पहले तो लोग वैज्ञानिक मानते थे कि बस 7 रंग होती हैं, फिर जब उच्च क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर देखा गया तो बैगनी से नीचे और लाल से ऊपर कई तरंग दैर्ध्यों का क्या है? विस्तार है, जो साधारणतः आंखों से दिखाई, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम, देखो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का बताया। अब अदृश्य स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, एक होता है पराबैंगनी, है ना, स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है अवरक्त स्पेक्ट्रम। तो बड़ा आसान है, इनको याद रखना। वह स्पेक्ट्रम जिसमें बैगनी से कम की तरंग दैर्ध्य उपस्थित हो, है ना बेटा, बैगनी से कम की तरंग दैर्ध्य उपस्थित हो, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? और वह स्पेक्ट्रम जिसमें लाल से अधिक तरंग दैर्ध्य उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है? अब आ जाओ, विद्युत चुम्बकीय जो स्पेक्ट्रम है ये 7 प्रकार की तरंगों से मिलकर बना है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है वो 7 प्रकार की तरंगों से मिलकर बना है, जिसका क्रम आपको याद होना चाहिए। GX I U V, जो GX गामा एक्सरे और अल्ट्रा GXU सॉरी VIMR, ये 7 रंगे होती हैं। G का मतलब हुआ गामा, X का मतलब होगा एक्सरे, ठीक, U का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, मतलब पराबैंगनी, V का मतलब होता है विजिबल, मतलब दृश्य, I का मतलब होता है इंफ्रारेड, मतलब अवरक्त, M का मतलब होता है माइक्रोवेव अर्थात सूक्ष्म तरंग, और R का मतलब होता है रेडियो तरंग। ये तरंग दैर्ध्यों का बढ़ता हुआ क्रम है। इसका मतलब जो गामा रेज होती है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है ना, और सबसे ज़्यादा किसकी तरंग दैर्ध्य होती है बेटा? रेडियो तरंगों की, है ना। ये तरंग दैर्ध्यों का बढ़ता क्रम है, और जबकि आवृत्ति उल्टा होता है। ये आवृत्ति में सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है किसकी? गामा की, ठीक, और सबसे कम किसकी होती है? रेडियो की सबसे कम आवृत्ति होती है, ठीक। इनके आप लोगों को इनके गुण याद रखने होते 2, इनके उपयोग 2 याद रखने होते सभी तरंगों के, है ना, और इनका बस तरंग दैर्ध्यों का बढ़ता और घटता क्रम, और बहुत ज़्यादा उत्पादन याद कर लो, 1 कि ये कहाँ से उत्पादित होती है। 2 गुण 2 उपयोग उत्पादन, बस इस चैप्टर में इतना ही, बस इस चैप्टर में इतना ही आपने पढ़ रखा है तो समझो पूरा कंप्लीट है सिलेबस इस लेसन का। नहीं चढ़ा बेटा, है ना, ये याद रखना, तरंग दैर्ध्यों का बढ़ता गुण, ये GXU VIMR याद रखना। अब तो